गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग 1 इतिहास की पाठ्य पुस्तक पाठ 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, भारत को शिक्षित करना। आज अपने टॉपिक चल रहा है बेटा स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। स्थानीय पाठशालाएं किसे कहेंगे बेटा? हमारे आसपास जो स्कूल या गुरुकुल या विद्या अध्ययन के जो केंद्र हैं वे स्थानीय पाठशालाएं कहलाती है। तो आज का टॉपिक स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। यहाँ आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? अंदाजा यानी अनुमान। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो बेटा ये अपने से ही प्रश्न किया जा रहा है कि क्या हमें अनुमान है कि जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तो भारतीय बच्चे किस तरह पढ़ते थे, वो स्कूल जाते थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो फिर ब्रिटिश शासन के अधीन उनका क्या हुआ, उन स्कूलों की क्या स्थिति हुई, वो अपन अध्ययन करेंगे बेटा। विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड यूरोप का एक देश है बेटा। यह ईसाई प्रचारक किसे कहेंगे? जो धर्म के बारे में जानकारी देता है, धर्म के बारे में लोगों को बताता है। विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। दौरा करना यानी भ्रमण। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में, जो भारत के गुरुकुल थे, मदरसे थे, छोटे अध्ययन के केंद्र थे, इन देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति यानी विकास पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बहुत दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग थी, रुचिकर। दिलचस्प यानी रुचिकर। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे। छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये जो छोटी छोटी पाठशालाएं थी 1 लाख से अधिक थी और इनमें कम से कम 20 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते थे। ये पाठशालाएं संपन्न यानी जो अमीर लोग होते हैं, या स्थानीय समुदाय जैसे कोई गांव विशेष का समुदाय है, वहाँ के लोग मिलकर के चलाते हैं। तो कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं 1830 में स्कॉटलैंड से एक ईसाई धर्म प्रचारक आए, विलियम एडम, और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों का भ्रमण करके देसी स्कूलें यानी जो हमारी लोकल पाठशालाएं होती थी उनकी शिक्षा की विकास पर एक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की और वो बहुत ही रुचिकर थी। एडम ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया गया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, विद्या अध्ययन के केंद्र थी। इनमें एक पाठशाला में 20 से विद्यार्थी होते थे। बच्चों की कुल संख्या यानी 1 लाख पाठशालाओं में कम से कम 20 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते थे। और जो ये पाठशालाएं चलाई जाती थी ये अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाती थी, संपन्न लोगों के द्वारा। यह हो सकता है कि ये पाठशालाएं जो गुरु होते थे, शिक्षक होते थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। इसमें बताया कि बेटे आप आज जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद ही नहीं थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने और बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। हाजिरी यानी अटेंडेंस, सालाना इम्तिहान यानी परीक्षा, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। समय सारणी यानी टाइम टेबल। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव, बरगद वृक्ष होता है बेटा, आपने देखा है, तो उसकी जो छाया होती है उसमें चलती थी। तो कई गांव कि किसी दुकान या मंदिर के कोने में, मंदिर की एक तरफ एक हिस्से में गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस यानी विद्यालय में जो शुल्क लिया जाता है उनके माँ बाप की आमदनी यानी सैलरी, आय, इनकम से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, मौखिक यानी ओरल, मुँह से याद करवाया जाता था, लिखवाने का काम कम होता था।
और क्या पढ़ाना, ये बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। तो बेटा जो अपन ये बात कर रहे हैं कि उस समय जो शिक्षा का तरीका था बहुत लचीला था, उसमें परिवर्तन होता रहता था। आज हम स्कूलों में जिन चीज़ों की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ब्लैक बोर्ड होगा, किताबें होगी, बेंच होती है, कुर्सियाँ होती है, ब्लैक बोर्ड होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, एग्ज़ाम होते हैं, टाइम टेबल होता है, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि ये था कि कुछ स्कूल जो छोटे थे वो तो पेड़ की छाया में ही जला लिए जाते थे, या फिर बेटा किसी जो गुरु होते थे वो अपने घर पे कोई दुकान के अंदर, या जो गांव के मंदिर होते थे, मंदिर की एक साइड में बैठ करके बच्चों को पढ़ा दिया जाता था। फीस में ये था कि जो अमीर वर्ग होते थे उन बच्चों से फीस ज़्यादा ले ली जाती थी और गरीब बच्चों से कम ली जाती थी। और विद्यार्थियों को अलग अलग नहीं बिठाया जाता था, एक साथ बिठाया जाता था। हाँ, ये कि अलग अलग स्तर के विद्यार्थी होते हैं तो उनसे गुरु अलग बात कर लेते थे। तो ये जो अनुकूल थी इसका अर्थ ये कि उस समय की वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार ये सही थी। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, बच्चों की फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, एडम ने बताया है कि लचीली थी, बदलाव होता रहता था, कोई नियम नहीं थे। उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार वो सही थी। जब फसलों की कटाई होती थी तो स्कूल बंद हो जाते थे, और क्योंकि गांव के बच्चे खेतों में काम करने जाते थे, और जब अनाज निकल जाता था तो फिर से जो स्कूल थे, पाठशाला थी, वो शुरू हो जाती थी। और इसके कारण काश्तकार यानी किसान, तो जो सामान्य किसान थे उनके बच्चे भी पढ़ाई कर पाते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। दिनचर्या का अर्थ क्या होता है? दिन भर में जो अपने द्वारा घटनाएं घटित होती है वो हमारे जीवन का हिस्सा होती है, वो दिनचर्या कहलाती है। तो नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए एक मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी ने एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। तो अपन बेटा बात कर रहे हैं नई दिनचर्या की, नए नियमों की। 19वीं सदी तक कंपनी ने छोटी स्तर पर जो स्थानीय पाठशालाएं थी उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि विश्वविद्यालय स्थापित करने पर, अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा था। जो छोटे स्तर पर पाठशालाएं चलाई जा रही थी गुरुओं के द्वारा, उसमें उन्होंने दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 1854 में जब वुड्स डिस्पेच लागू किया गया तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने जो भारत की देसी शिक्षा व्यवस्था थी पाठशाला वाली, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहा, सुधार करना चाहा। तो इसके लिए जो कंपनी थी वो कह रही थी कि इसके जो शिक्षा व्यवस्था चालू है उसी के अंदर ही कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या यानी पाठशालाओं के लिए नए नियम बना रही थी, उनके लिए नई टाइम टेबल, समय सारणी बना रही थी। नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए, निरीक्षण यानी समयबद्ध उनका परीक्षण किया जाता था, पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। जैसे कि पाठशालाएं पहले व्यवस्थित नहीं थी, फसलों की कटाई के समय बंद हो जाती थी, तो कंपनी इन पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी, इनमें सुधार करना चाहती थी, नए नियम बनाना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख दिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहाँ और अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य। और पंडित किसे कहा जाता है? हिंदू धर्म में जो पूजा उपासना का कार्य करते हैं उन्हें पंडित कहा जाता है।
प्रत्येक गुरु को आदेश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। वार्षिक यानी साल भर में जो एक अंतिम परीक्षा होती है। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। तो कंपनी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सबसे पहले जो गुरुकुल चलाने वाले पंडित थे उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान कर दी गई और जो एक पंडित होता था उसको मतलब 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। अब पंडितों का काम जो पाठशालाएं थी उनका भ्रमण करना और जो पढ़ाने की स्थिति उसमें सुधार करना था। और जो पंडित थे इनको निर्देश दिया गया था कि वो अपने स्कूल की जो रिपोर्ट होती है वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था को अवगत कराए और कक्षाओं का नियमित टाइम टेबल हो और जो पढ़ाने का कार्य पाठ्य पुस्तकों के आधार पर हो और विद्यार्थियों की जो प्रगति है उनका विकास है उसके लिए वार्षिक परीक्षाएं के आधार पर परीक्षा ली जाने लगी। विद्यार्थियों के लिए नियम बना दिया गया कि वे जो उनकी फीस है नियमित रूप से दे, कक्षा में अपनी तय सीट पर बैठे, अनुशासन के नियमों का पालन करें, यानी उनकी शिक्षा के लिए कड़े नियम बना दिए गए। अब जो नए नियम बने, नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ। नतीजा यानी परिणाम। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से, नियमित यानी रोज प्रतिदिन रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसी अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी नियमों की अवहेलना, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। तो अब जो पाठशालाएं चल रही थी सरकारी अनुदान पर आधारित, अब इसमें ये हुआ कि जो पहले गरीब बच्चे पढ़ लेते थे बिना फीस, कम फीस दे करके, और कोई समय सारणी नहीं होती थी, फसलों की कटाई के समय वो छुट्टी ले लेते थे, तो अब वो बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि अनुशासन, डिसिप्लिन की मांग ये थी कि बच्चे रोज़ स्कूल आए, और वो गरीब बच्चे स्कूल रोज़ नहीं आ पाते थे। तो उसे क्या माना जाता था कि इसने अनुशासनहीनता की है, इसने नियमों को नहीं माना है, तो ये बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा यानी पूरे देश के लिए शिक्षा के बारे में कार्यसूची या टाइम टेबल बनाना। केवल अंग्रेज अफसर ही नहीं भारत में शिक्षा के बारे में सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक यानी बड़े स्तर पर प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। यूरोप में जो बदलाव हो रहे थे, तो हमारे भी कुछ भारतीय विचारक थे, समाज सुधारक थे, वो ये मानने लगे थे कि जो यूरोप की पश्चिमी शिक्षा है वो भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करके उसमें नयापन ला सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हीं तरह के लोगों में से थे। तो बेटा जो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची में अपन पढ़ रहे हैं कि कुछ भारतीय विचारक भी ये चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू हो ताकि भारत भी आधुनिक जो देश है उनके समकक्ष हो सके। आह्वान, अंग्रेजों से आह्वान यानी अंग्रेजों से मांग की और कहा कि भारत में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। लेकिन महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इस पश्चिमी शिक्षा के विरोध में खड़े नजर आते थे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। गुलाम यानी दास। ये किसका मानना था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने, औपनिवेशिक सरकार यानी ब्रिटेन सरकार, तो औपनिवेशिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में
हीनता का बोध पैदा कर दिया। हीनता यानी भारतीय अपने आप को निम्न मानने लगे हैं। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। श्रेष्ठतर यानी उत्तम। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है। विष यानी जहर पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। दास यानी गुलाम। इससे लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत यानी प्रभावित, पश्चिम से आने वाले, हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, यानी उनके अंदर जो, उनके अतीत के अंदर जो उनका गौरव था वो वापस फिर से जीवित हो सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के विचारों की। महात्मा गांधी ये कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत के जो लोग हैं उनके मस्तिष्क में ये भावना डाल दी कि भारतीय लोग निम्न हैं, हीन हैं, और जो पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेज है, वो उत्तम व्यवस्था है, श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति के लिए जो हमारे मन में गौरव भाव था, श्रेष्ठता का भाव था, वो नष्ट होने लगा है। तो महात्मा गांधी कहते थे जो अंग्रेजी शिक्षा एक जहर है, पापपूर्ण है। पापपूर्ण इसलिए कि इसने भारतीयों को मनोमस्तिष्क से गुलाम बना दिया है। वो मानते थे कि पश्चिम से जो प्रभावित है, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं, तो जो ब्रिटिश संस्थान है तो इनमें पढ़ने वाले ब्रिटिश शासन को ही पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी की ऐसी शिक्षा की व्यवस्था के पक्षधर थे जो कि भारतीयों के मन में फिर से स्वाभिमान का भाव जीवित करे, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जीवित करे। और जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया, तो उन्होंने भारतीय बच्चों से आह्वान किया, भारतीय बच्चों को पुकारा कि वे जो अंग्रेजी शिक्षा संस्थान है उनको छोड़े और अंग्रेजों को बताए कि वे अब गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी यानी गैर बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। तो बेटा अपने को ये पता चलता है कि जो महात्मा गांधी थी वो ये चाहते थे कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जाए वो भारत की भाषाओं में दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को कैसा बना रही है, अपाहिज, पंगु, विकलांग, और हमारी जो सामाजिक परिवेश है, हमारे जो रीति रिवाज है, संस्कार है, उनसे अपने को काट रही है, हमें अपनी ही भूमि पर गैर बना रही है, अपरिचित बना रही है। तो जो विदेशी भाषा या अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे थे वो भारतीय संस्कृति से घृणा करने लगे थे और अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके, रीति रिवाज सब भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक यानी ओरल ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। यानी जो पश्चिमी शिक्षा है इसमें जो ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, वो देने के स्थान पर सिर्फ लिखने और पढ़ने का कार्य ही करवाती है। इनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर होता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। यानी जीवन के लिए जो जरूरी ज्ञान है, अनुभव है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान हमें होना चाहिए, उसकी उपेक्षा की जा रही है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है। हुनर यानी गुण, कोई भी कार्य करने का ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। अर्थात महात्मा गांधी प्रैक्टिकल शिक्षा के समर्थक थे, बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे, जिससे ऐसी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको सीख करके बच्चा कोई काम कर सके, वो उसके जीवन में काम आ सके। लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो सिर्फ किताबों पर जोर दे रही थी और उससे हमारे जो अंदर कोई कौशल या
काम करने का जो हुनर है, गुण है, वो हम नहीं सीख पा रहे थे। तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा पर जोर दे रही थी जो बच्चों को कुछ प्रोफेशनल ज्ञान दे सके, प्रैक्टिकल ज्ञान दे सके, व्यवहारिक ज्ञान दे सके, जो उनके जीवन में काम आ सके। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हुआ, महात्मा गांधी की जैसी सोच दूसरे विद्वान भी रखने लगे और वो ये चाहते थे कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जाए वे अंग्रेजी व्यवस्था से भिन्न हो। महात्मा गांधी लिखते हैं कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी की नज़र में साक्षरता ही शिक्षा नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र में शिक्षा वह जो बच्चों को हस्त कौशल सिखाए, कुछ नया सृजन के लिए तैयार करे,